वक्त रहते गर तूने हौसलों की उड़ान ना भरी तो हताश हो जाएंगे कौन। माँ बाप जो तेरे हौसलों में अपनी मंजिलें देखा करते थे, बीवी बच्चे जो तेरी उड़ान में अपनी ख्वाहिशें देख रहे थे, संगी सखा जो तेरी उड़ान में अपनी शुभकामनाओं के पंख लगा रहे थे। इन्हीं शब्दों के साथ में नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए काका श्रृंखला द्वितीय में आज हम करने वाले 20 क्वेश्चंस। और आपको मालूम है कि काका श्रृंखला है वो डेडिकेटेड है एमसीक्यूज ऑन एनईपी, मतलब कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर आधारित क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। और ये क्वेश्चंस है वो बहुत ही जरूरी है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, इन केवीएस, एनवीएस, Vice Principal in NCT conducted by UPSC, REET, CTET, UPTET, MPTET, DSSSB, etc. तो इन सभी परीक्षाओं में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो काका श्रृंखला है उन सभी के लिए बाप सिद्ध होगी, मतलब कि कोई भी क्वेश्चन है वो छूट नहीं सकता। तो साथियों देखते हैं काका श्रृंखला द्वितीय का पहला क्वेश्चन। 21. What has the national education system emphasized rather than rote learning and learning for exams? राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली ने रटने और परीक्षा के लिए सीखने के बजाय किस पर जोर दिया है? ऑप्शन देख लेते हैं। टेंजिबल अंडरस्टैंडिंग, सब्सटेंशियल अंडरस्टैंडिंग, डिस्टिंक्ट अंडरस्टैंडिंग, और डी ऑप्शन है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली ने रटने के बजाय और परीक्षा के लिए तैयारी करने के बजाय किस पर जोर दिया है? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि संकल्पनात्मक समझ पर जोर दिया गया है, जहां पर रटने के बजाय या परीक्षा के लिए सीखने के बजाय कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उस पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। क्वेश्चन देख लेते हैं 22। What were the main issues focused on the implementation of previous education policies? पिछली शिक्षा नीतियों के कार्यान्वयन पर केंद्रित मुख्य मुद्दे क्या थे? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑन इश्यूज ऑफ एक्सेस एंड इक्विटी, ऑन द पार्टिसिपेशन एंड इक्वलिटी, एजुकेशन फॉर अर्निंग, एजुकेशन एज ए मीन्स टू रिमूव मिथ्स ऑफ द सोसाइटी। तो किस पर ध्यान दिया गया? जो पुरानी शिक्षा नीतियां थी उनके कार्यान्वयन में कौन सा मुख्य बिंदु हुआ करता था? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, ऑन इश्यूज ऑफ एक्सेस एंड इक्विटी, मतलब कि शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए पहुंच और हिस्सेदारी पर ज्यादा गौर किया गया था पुरानी शिक्षा नीतियों में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, ऑन इश्यूज ऑफ एक्सेस एंड इक्विटी। क्वेश्चन देख लेते हैं 23rd। The unfinished agenda of the National Policy on Education 1986, which was revised in 1992, NPE 1986-92, has been appropriately dealt with in which policy? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का अधूरा एजेंडा, जिसे 1992 एनईपी 1992 में संशोधित किया गया था, को किस नीति में उचित रूप से निपटाया गया है? मतलब कि कौन सी शिक्षा नीति है जिसको पूरा कर लिया गया, जो अधूरा एजेंडा था 1986 का, जिसको मॉडिफाई किया गया था 1992 में, और इन सभी के जो कमियां रह गई थी जिनको पूरा नहीं कर पाए थे एजेंडे को, उसको किस में डील किया गया है, किस में निपटाया गया है, पूर्ण किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1979, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1992। तो किस में पूरा किया गया है? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो 1986 के अधूरे एजेंडे थे जिसको मॉडिफाई किया गया था 1992 में, उन सभी अधूरे एजेंडे को पूर्ण किया गया है, सभी को निपटा लिया गया है, शामिल कर लिया गया है, उचित रूप से निपटाया गया है, डील किया गया है किसमें? एनईपी 2020 में। सही उत्तर हो जाएगा सी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। How was the narrowing of the legal underpinnings for universal elementary education overcome? सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए कानूनी आधार की संकीर्णता को कैसे दूर किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। 86 अमेंडमेंट इन दिसंबर 2020, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, which came into force on 1st April 2010, the Constitution 86 Amendment Act 2002,
Article 21A, a fundamental right to provide free and compulsory education of all children 6 to 14 years। तो किस में शामिल कर लिया गया? प्रारंभिक शिक्षा है जिसका सार्वभौमिकरण करने के लिए कानूनी आधार की जो संकीर्णता थी, कमी थी, उसको दूर कर दिया गया। किसके आधार पर? सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। और इसको पॉपुलरली हम कहते हैं आरटीई कहते हैं। आरटीई में इस संकीर्णता को दूर कर दिया गया, विच केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2010। मतलब कि सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा है उसके लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो आया था, आरटीई आया था। मतलब कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार दे दिया गया। मौलिक अधिकार, कानूनी संकीर्णता है उसको खत्म करके मौलिक अधिकार प्रदान कर दिया गया। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 विच केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2010। क्वेश्चन देख लेते हैं 25। द एम ऑफ एजुकेशन इज टू क्रिएट डैश सिटीजन्स इंगेज्ड फॉर बिल्डिंग एन इक्वल इंक्लूसिव एंड प्लूरल सोसाइटी एज एनविसेज्ड बाय अवर कॉन्स्टिट्यूशन। शिक्षा का उद्देश्य हमारे संविधान द्वारा परिकल्पित एक समान, समावेशी और बहुल समाज के निर्माण के लिए लगे हुए डैश नागरिकों का निर्माण करना है। तो कौन से नागरिकों का निर्माण करना है? जिसमें परिकल्पना की गई है कि एक समान, समावेशी और बहुल, मतलब कि सभी लोगों को शामिल करने के लिए, सभी लोगों, सभी समाज का निर्माण करने के लिए कौन से नागरिक शामिल होने चाहिए? शिक्षा है उसमें कौन शामिल होने चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं, इंगेज्ड, प्रोडक्टिव एंड कंट्रीब्यूटिंग, ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर डी, ऑल दी अबव। द एम ऑफ एजुकेशन इज टू क्रिएट engaged, productive and contributing citizens engaged for building an equal, inclusive and plural society as envisaged by our constitution। तो भारतीय संविधान में क्या परिकल्पना की गई है, कैसे नागरिक होने चाहिए, हमारी शिक्षा की व्यवस्था कैसी हो जिससे कि कौन से नागरिक तैयार किए जाए? एंगेज्ड, प्रोडक्टिव, कंट्रीब्यूटिंग। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 26। What does the national education system require that all educational institutions should have seamlessly at all stages of education? राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली ये अपेक्षा करती है कि सभी शिक्षा संस्थानों में शिक्षा के सभी चरणों में निर्बाध रूप से क्या होना चाहिए? मतलब कि एनईपी में ये अपेक्षा की गई है कि सभी शिक्षा संस्थान है वो शिक्षा के सभी चरणों में निर्बाध रूप से उनके बीच में क्या संबंध होना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं, seamless use of political power for competition and rivalry, or desire and effort to become a world class institution। C, seamless integration and coordination, seamless competition and rivalry। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, सेमलेस इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब कि निर्बाध रूप से एकीकरण और समन्वय होना चाहिए। एनईपी में ये अपेक्षा की गई है कि सभी संस्थान है वो निर्बाध रूप से उनका एकीकरण हो, मतलब कि सहयोग हो और साथ में उनमें समन्वय हो। तो ये अपेक्षा की गई है एनईपी 2020 में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन देख लेते हैं 27। द पर्पज ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इज टू डेवलप गुड ह्यूमन बीइंग्स कैपेबल ऑफ। शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है जो सक्षम हो। कौन सी चीजों के लिए सक्षम होने चाहिए? यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम का जो एम हो जाता है अच्छे नागरिक तैयार करना, और वो अच्छे नागरिकों में क्या क्षमताएं होनी चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं, रेशनल थॉट एंड एक्शन, possessing compassion and empathy, courage and resilience, scientific temper and creative imagination with sound ethical moorings and values। और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा होगा डी, ऑल दी अबव। रेशनल थॉट एंड एक्शन ये होना चाहिए, पोजेजिंग कॉम्पेशन एंड एम्पैथी, साथ में करेज एंड रिसाइलियंस, साइंटिफिक टेम्पर, क्रिएटिव इमेजिनेशन, साउंड एथिकल मूरिंग्स एंड वैल्यूज है ये होनी चाहिए एजुकेशन सिस्टम के अनुसार। ये सभी अच्छे नागरिक की विशेषताएं होनी चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 28। एथिक्स, ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज लाइक। तो यहाँ पर कुछ एथिक्स और ह्यूमन और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है वो बताई गई है। इनमें से कौन कौन सी होंगी? सबसे पहला ग्रुप देख लेते हैं, एम्पैथी, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, क्लीनिनेस,
courtesy, democratic spirit, spirit of service, respect for public property, scientific temper, liberty, responsibility, pluralism, equality and justice. थर्ड ग्रुप है इंडिसेंसी, डिसेटफुलनेस, ट्राइवायलिटी, इनसिग्निफिकेंसी और कियोस, डिसएरे। तो उपर्युक्त मूल्यों में से क्या राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को सार्थकता प्रदान करते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड ओनली, सेकंड थर्ड ओनली, फर्स्ट थर्ड ओनली। करेक्ट आंसर विल बी बी, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। मतलब कि एथिक्स और ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, कौन कौन सी होनी चाहिए? एम्पैथी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, क्लीनिनेस, कर्टसी, डेमोक्रेटिक स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ सर्विस, रिस्पेक्ट फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी, साइंटिफिक टेम्पर, लिबर्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लूरलिज्म, इक्वलिटी और जस्टिस। ये सभी गुण हो जाएंगे, एथिक्स हो जाएंगे या ह्यूमन वैल्यूज और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हो जाएंगी। थर्ड ग्रुप है वो बिल्कुल नेगेटिव सेंस रखता है, ये नहीं होंगे। इंडिसेंसी है, डिसाइटफुलनेस है, ट्राइवाइलिटी है, इनसिग्निफिकेंस है, कियोस, डिसएरे, ये सभी गलत ग्रुप हो जाएगा। तो ये वैल्यूज है वो नहीं होनी चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अ गुड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज वन दैस। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट बताए, मैं पॉइंट पढ़ के सुना रहा हूँ। इन विच एवरी स्टूडेंट फील्स वेलकम्ड एंड केयर्ड फॉर, वेयर ए सेफ एंड स्टिमुलेटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट एग्जिस्ट, वेयर ए वाइड रेंज ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर ऑफर्ड। और फोर्थ पॉइंट है, वेयर गुड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज कंड्यूसिव टू लर्निंग आर अवेलेबल टू ऑल स्टूडेंट्स। उपर्युक्त में से कौन से गुणों को प्राप्त करने का प्रत्येक शिक्षण संस्थान का लक्ष्य होना चाहिए? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ओनली, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ओनली, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ओनली। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, सभी पॉइंट हो जाएंगे। A good education institution is one in which every student feels welcomed and cared, मतलब कि वहां पर स्वागत किया जाए और ऐसा महसूस हो कि आपका स्वागत किया जा रहा है, वहां पर केयर की जा रही है, तो वो अच्छा संस्थान हो जाएगा। साथ में वेर ए सेफ एंड स्टिमुलेटिंग लर्निंग इन्वायरमेंट्स एग्जिस्ट, मतलब कि सुरक्षित और उत्तेजना देने वाले, सीखने के लिए प्रोत्साहित करने वाला वातावरण होना चाहिए। वेयर ए वाइड रेंज ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर ऑफर्ड, मतलब कि लर्निंग एक्सपीरियंस का विस्तृत क्षेत्र है, उपलब्ध करवाया जा रहा है। और फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेयर गुड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज कंड्यूसिव टू लर्निंग आर अवेलेबल टू ऑल स्टूडेंट्स। तो ये सभी एक अच्छे संस्थान की विशेषताएं हो जाएंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑल। क्वेश्चन देख लेते हैं 30। What has been a major development of the national policy on education 1986-1992? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और उसमें संशोधन किया गया था 1992 का एक प्रमुख विकास क्या रहा है? ऑप्शन देख लेते हैं। The removal of disparities and to equalize educational opportunity, continuous and comprehensive evaluation CCE, the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009, popularly known as RTE, increase the autonomy of the boards of secondary education and reorganize them। तो यहाँ पर 1986 और 92 का एक प्रमुख विकास क्या हुआ, क्या चीज लागू हो गई देश में 1986 और 92 के शिक्षा नीति के तहत? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। ये किस पर आधारित है? 1986 की या 92 में जो संशोधन हुआ था वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित एक प्रमुख विकास हुआ। आरटीई इम्प्लीमेंट हो गई, जहां पर 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार दे दिया गया, शिक्षा का मौलिक अधिकार हो गया। मतलब कि 6 से 14 साल के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा है वो अनिवार्य रूप से दी जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 इज द मेजर डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986-92। अगला सवाल देख लेते हैं 31। हु शुड बी सेंसिटाइज्ड अलोंग विद टीचर्स ऑफ एन इंस्टीट्यूट टू फोस्टर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ईच स्टूडेंट, recognizing, identifying and fostering the unique capabilities of each student,
प्रत्येक छात्र की अद्वितीय क्षमताओं को मान्यता देने, पहचानने और पालन पोषण करने के द्वारा प्रत्येक छात्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए संस्थान के शिक्षकों के साथ किसे संवेदनशील बनाया जाना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं, प्रिंसिपल, पेरेंट्स, काउंसलर, कोच। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, पेरेंट्स। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि टीचर्स को तो सेंसिटाइज करना ही है, उनको जागरूक करना है, उनको अवेयर करना है। इसके साथ में किसको जागरूक करना है? पेरेंट को करना है। पेरेंट भी सेंसिटाइज हों, किसके लिए? foster of the holistic development of each student, recognizing, identifying, fostering the unique capabilities of each student। ये क्षमताओं को विकसित करने के लिए, उनको मान्यता देने के लिए, उनको पहचान बनाने के लिए और उनके यूनिक कैपेबिलिटीज जो उनके पास में है, बच्चों की क्षमताएं हैं, उनको आगे लाने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए टीचर के साथ में कौन सेंसिटाइज होना चाहिए? पेरेंट होने चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के यूनिक क्वेश्चन है वो दूसरी जगह आपको कहीं नहीं मिलेंगे। यहाँ पर काका सीरीज है वो सारे क्वेश्चंस के लिए बाप साबित होगी। सही उत्तर हो जाएगा बी, पेरेंट्स। क्वेश्चन देख लेते हैं 32। एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द एजुकेशन सिस्टम शुड गिव top priority to achieving foundational literacy and numeracy for which grade of students। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से आएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा प्रणाली को किस ग्रेड के छात्रों के लिए आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं, ग्रेड थर्ड, ग्रेड फिफ्थ, ग्रेड फोर्थ, ग्रेड एट। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, ग्रेड थर्ड। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा प्रणाली को किस ग्रेड के छात्रों के लिए आधारभूत साक्षरता मतलब कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी संख्यात्मकता को प्राप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। मतलब कि तीसरी कक्षा तक के बच्चे हैं उनको आधारभूत लिटरेसी आनी चाहिए, उनको साक्षरता पढ़ना लिखना आना चाहिए, साथ में न्यूमेरेसी संख्यात्मकता गणना भी उनको आनी चाहिए। इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दे करके उनको सिखाया जाए। सर्वोच्च प्राथमिकता है वो शिक्षा प्रणाली की होनी चाहिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन देख लेते हैं 33। Which fundamental principle of the education system provides the freedom so that learners have the ability to choose their learning trajectories and programs and thereby choose their own paths in life according to their talents and interest? शिक्षा प्रणाली का कौन सा मौलिक सिद्धांत शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के सीखने के मार्ग और कार्यक्रम चुनने की स्वतंत्रता प्रदान करता है ताकि वे अपनी प्रतिभा और रुचि के अनुसार जीवन में अपना रास्ता खुद चुन सकें? ऑप्शन देख लेते हैं, इंटेलेक्चुअलिटी, अवेलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, मल्टी डिसिप्लिनरिटी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, फ्लेक्सिबिलिटी। शिक्षा व्यवस्था में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए जिससे खुद के लर्निंग ट्रेजेक्टरीज एंड प्रोग्राम्स हैं वो सेलेक्ट कर सके, जहां पर उनके अनुसार अपने खुद के टैलेंट के अनुसार अपने इंटरेस्ट के अनुसार वो अपना जीवन का पाथ है वो चुन सकते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या प्रोवाइड करना चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए, जैसा वो चाहते हैं, जैसा उनका इंटरेस्ट है, जैसा टैलेंट है, वो अपना जीवन का पाथ है वो खुद चयन करें। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, फ्लेक्सिबिलिटी। Move to question number 34. According to the national education system, which of the following is essential to encourage logical decision making and innovation among learners? राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के अनुसार शिक्षार्थियों में तर्क संगत निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? ऑप्शन देख लेते हैं, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट थिंकिंग, डिस्टिंक्ट एंड साइंटिफिक थिंकिंग, कंसेप्चुअल एंड कॉन्क्रीट थिंकिंग। तो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के अनुसार शिक्षार्थियों में तर्क संगत निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए कौन आवश्यक हो जाएगा? सही उत्तर हमारा होगा ए, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग है वो जरूरी है तर्क संगत निर्णय लेने और साथ में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। क्वेश्चन देख लेते हैं 35। By adopting which principle the national education system has decided to eliminate harmful hierarchies and silos between different areas of education like arts and science, curricular and extracurricular, vocational and educational streams, etc.
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और निश्चित रूप से पूछा जाएगा। बहुत बड़ा बदलाव किया गया है एनईपी 2020 में। हिंदी अर्थ देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली ने किस सिद्धांत को अपनाकर शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला और विज्ञान, पाठचर्या और पाठ्येतर, व्यावसायिक और शैक्षिक धाराओं आदि के बीच हानिकारक पदानुक्रम और साइलो को समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है? कौन से प्रिंसिपल पर आधारित है? ऑप्शन देख लेते हैं। नो हार्ड सेपरेशन, अवेलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, मल्टी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए, नो हार्ड सेपरेशन। मतलब कि ऐसा हुआ करता था पुरानी शिक्षा नीतियों के अनुसार। एजुकेशन सिस्टम भारत में क्या चल रहा था, आर्ट्स वाला है तो आर्ट्स के लिए फिक्स सब्जेक्ट बताए गए हैं, वो हिंदी, इंग्लिश और साथ में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये पढ़ सकता है। साइंस के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी ये फिक्स हुआ करते थे। दूसरे सब्जेक्ट, मान लीजिए कोई बच्चा फिजिक्स में होशियार है और वो हिस्ट्री भी वो पढ़ना चाहता है, कोई बच्चा पॉलिटिकल साइंस में होशियार है साथ में बायोलॉजी भी पढ़ना चाहता है, तो वो नहीं पढ़ सकता था। उसका इंटरेस्ट है उसको गौर नहीं किया जाता था। परंतु अभी ये हार्ड सेपरेशन है, ये जो बंधन था वो खत्म कर दिया गया है। ये प्रिंसिपल अपना गया है कि कोई भी किसी भी सब्जेक्ट को मिक्सअप करके ले सकता, मतलब मलिदा सिलेक्शन वो कर सकता है। वो जैसा चाहता है वो सभी को वो ले सकता है, कोई भी सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट कर सकता है। नई एजुकेशन सिस्टम में ये बात पर फोकस किया गया है कि हार्मफुल हायरार्कीज है, हानिकारक पदानुक्रम है और साइलो है, उनको खत्म कर दिया गया है। कोई भी बच्चा आर्ट्स और साइंस के कोई सब्जेक्ट ले सकता है, करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर में से कोई भी सेलेक्ट कर सकता है, वोकेशनल और एजुकेशनल स्ट्रीम्स में से किसी में भी वो कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता है। एक बहुत बड़ा चेंज आया है, परंतु यहाँ पर कुछ चैलेंजेस है वो भी आने वाले हैं, क्योंकि सारे सब्जेक्ट एक जगह पर एक इंस्टीट्यूट में देना मुश्किल हो जाएगा, पीरियड्स को अरेंज करना मुश्किल हो जाएगा। और जब इच्छा शक्ति होती है तो रास्ते भी निकल के आ जाते हैं। तो बहुत बड़ा प्रिंसिपल अपनाया गया, नो हार्ड सेपरेशन अपनाया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। नया सवाल देख लेते हैं। हाउ इज इट्स स्ट्रॉन्ग मोरालिटी कंसीडर्ड इंपोर्टेंट टू नेशनल ऑब्जेक्टिव्स अमॉन्ग द यूथ ऑफ इंडिया? भारत के युवाओं के बीच राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए इसकी मजबूत नैतिकता को कैसे महत्वपूर्ण माना जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। फॉर पर्पजेज ऑफ नेशनल प्राइड, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ नॉलेज, कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन, और ई ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा होगा ई, ऑल दी अबव। भारत के युवाओं के बीच राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए इसकी मजबूत नैतिकता को कैसे महत्वपूर्ण माना जाता है? कौन सी चीजों के लिए महत्वपूर्ण होगा? मजबूत नैतिकता है वो किसके लिए जरूरी हो जाएगी? फॉर पर्पजेज ऑफ नेशनल प्राइड, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ नॉलेज, कोऑपरेशन, इंटीग्रेशन, इन सभी के लिए जरूरी हो जाएगा। मजबूत स्ट्रांग मोरालिटी है वो देश के उद्देश्यों को पूर्ण करने में मददगार होगी। सही उत्तर हो जाएगा ई, ऑल दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 37। What has been ensured by the multi-dimensional world for multidisciplinary and holistic education in science, social science, arts as per the National Education Policy 2020? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला में बहुविषयक और समग्र शिक्षा के लिए बहुआयामी दुनिया द्वारा क्या सुनिश्चित किया गया है? Intellectuality and flexibility of the knowledge, unity and integrity of all knowledge, flexibility of the knowledge, multidisciplinarity of the world। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ ऑल नॉलेज। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला में बहुविषयक और समग्र शिक्षा के लिए बहुआयामी दुनिया द्वारा क्या सुनिश्चित किया गया है? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ ऑल नॉलेज, इन सभी को शामिल कर लिया गया है, उनको समन्वय कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, सम्मिलित कर लिया गया है नई शिक्षा नीति के तहत, जो कि मल्टी डायमेंशनल वर्ल्ड के लिए बच्चे को तैयार करेगा। अगला सवाल देख लेते हैं 38। टू कर्ब टूडेज कोचिंग कल्चर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज फोकस्ड टू एनकरेज विच टाइप ऑफ असेसमेंट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रो बड़ा क्वेश्चन है, निश्चित रूप से आपकी परीक्षाओं में मिलेगा। आज की कोचिंग संस्कृति पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के मूल्यांकन को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है? ऑप्शन देख लेते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग, समेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग, समेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए,
फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब कि लगातार रेगुलर और कंटिन्यूअस असेसमेंट है वो बच्चे का किया जाना चाहिए। और ये असेसमेंट है किसको अंकुश लगाएगा, कोचिंग संस्कृति को। क्योंकि ईयर एंड पर अगर आप परीक्षा ले रहे हैं तो बच्चे जब तक परीक्षा होगी तब तक कोचिंग करते रहेंगे। जब वार्षिक परीक्षाएं आएंगी तो कोचिंग छोड़ करके आपकी परीक्षा दे देंगे। तो सबमिटिव असेसमेंट है उसको डिस्कार्ड किया गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किस पर फोकस किया गया है, फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब कि सीखने के लिए सतत और क्रमिक असेसमेंट है वो किया जाना चाहिए। ऑफ भी यहाँ नहीं होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ यहाँ नहीं आएगा, ऑफ गलत हो रहा है। और सबमेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग ये भी नहीं है, और सबमेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर होगा, सीखने के लिए असेसमेंट। इस प्रकार के मूल्यांकन को प्रोत्साहित करते हुए केंद्रित किया गया है एनईपी 2020 में। और ये अंकुश लगाएगा किस पर, कोचिंग कल्चर पर भी अंकुश लगाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। Move to question number 39. What are the benefits of extensive use of technology in teaching and learning? शिक्षण और अधिगम में प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग के क्या लाभ हैं? रिमूव लर्निंग बैरियर्स इन लर्निंग, इंक्रीज एक्सेस फॉर दिव्यांग स्टूडेंट्स इन लर्निंग, हेल्प इन एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, और डी है ऑल दी अबव। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के ही सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, और नया कोई तरीका है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी ऑल दी अबव। एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग, क्या फायदे मिलेंगे इसके, क्या यूज हो जाएंगे, क्या उपयोग होंगे, क्या लाभ मिलेंगे। मतलब कि भाषा के बैरियर है वो मिटाए जा सकते हैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करके। साथ में इंक्रीज एक्सेस फॉर दिव्यांग स्टूडेंट्स इन लर्निंग, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको लर्निंग में, उनको सीखने में मदद मिल सकती है, वो ज्यादा से ज्यादा एक्सेस कर सकते हैं। और यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग किया जा सकता है, बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। साथ में हेल्प्स इन एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, तो टेक्नोलॉजी है वो एजुकेशनल प्लानिंग और मैनेजमेंट में भी मदद कर सकती है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी ऑल दी अबव। और साथियों काका सीरीज द्वितीय का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं 40। मल्टी लैंग्वेज प्रमोट्स डैश ऑफ लैंग्वेज इन टीचिंग एंड लर्निंग, बहुभाषावाद शिक्षण और अधिगम में भाषा की डैश को बढ़ावा देता है। ऑप्शन देख लेते, द वैल्यू, द रेस्पेक्ट, द पावर, द ब्यूटी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर सी, पावर। मल्टीलिंगुअलिज्म प्रमोट बढ़ावा दे रही है किसको, डैश ऑफ लैंग्वेज इन टीचिंग एंड लर्निंग, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा पावर, आ जाएगा पावर को बढ़ावा देती है। मल्टीलिंगुअलिज्म प्रमोट्स पावर ऑफ लैंग्वेज इन टीचिंग एंड लर्निंग। बहुभाषावाद शिक्षण और अधिगम में भाषा की शक्ति को, ताकत को बढ़ाने में मदद करता है, यहाँ पर ताकत को बढ़ावा देती है। तो बहुभाषावाद है एक रिसोर्स के रूप में वो यूज किया जाता है, ये लैंग्वेज की ताकत को, पावर को बढ़ाती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, द पावर। इस तरीके से फ्रेंड्स एनईपी पर आधारित काका सीरीज द्वितीय के 20 क्वेश्चंस आज हमने कंप्लीट कर लिए। और ये क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए, जैसे कि डीसी, एसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, ओएस, यूडीसी, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी इन एनबीएस, केबीएस, डी ट्रिपल एस बी, और साथ में रीट, यूपी टेट और जितने भी टेट एग्जामिनेशन हैं उनके लिए। इसके साथ में लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, सभी के लिए एनईपी पर आधारित क्वेश्चंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में एनसीटी वाइस प्रिंसिपल कंडक्टेड बाय यूपीएससी, इसके लिए भी, वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए भी एनईपी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो काका सीरीज है आपकी तैयारी में क्वेश्चन पेपर का बाप साबित हो सकती है। और साथियों अगर आप तैयारी कर रहे हैं एनबीएस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी पोस्ट, तो नवोदय सिस्टम पर आधारित क्वेश्चंस हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं धौलागढ़ माता श्रृंखला के द्वारा। अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिक सीरीज चल रही है एनवीएस पर आधारित। डियर फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली also provide complete syllabus for KVS, LDCA examinations like principal, vice principal, FO, SO, HM, PGT, TGT, etc. And you can also prepare for UPSC vice principal in NCT with complete syllabus and other teachers recruitment examination.
और साथियों, अगर आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।